नमस्कार साथियों सभी को। मैं हूं प्रमोद शास्त्री और आप मुझे सुन पा रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। और आज आपके समक्ष ये एचटेट की ब्रह्मास्त्र क्लास 5वीं रहेगी। हिंदी व्याकरण और हरियाणा जीके का पार्ट रहेगा। बताइए, आपको अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, पहले आए हुए हैं सारे। तो आइए पहले हिंदी पार्ट से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, वागर्थ शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका पहले विच्छेद कर लें। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक प्लस अर्थ हो जाएगा। ठीक है। नियम कौन सा लागू हुआ कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई घोष वर्ण हो तो अपने से तीसरे में वो बदल जाएगा पहला वर्ण। तो क का तीसरा वर्ण होता है ग, तो इसका बन गया ग। तो इसका हो जाएगा वाक प्लस अर्थ, और ये व्यंजन संधि का नियम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण काकल्य वर्ण कहलाता है? तो काकल्य वर्ण जो काक होता है हमारे बिल्कुल, मतलब ये कहिए कि कंठ से थोड़ा सा आगे चलकर, तो ये है वर्ण आएगा उसमें, विसर्ग से उच्चारित जो होते हैं है वर्ण। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। यह तालु से रहेगा। ठीक है। ये जो स है इसका उच्चारण रहेगा दंत, और स प वाला है इसका रहेगा आपका मूर्धा। ठीक है। वह सम्मुख से हट गया, इस वाक्य में सम्मुख व्याकरण कोटि से क्या है? तो सम्मुख पूछा गया है, ये व्याकरण कोटि से ये हो जाएगा फिर आपका संबंध बोधक। ठीक है। सम्मुख का मतलब सामने से हट गया। और वैसे देखें तो ये क्रिया विशेषण का भी अंग है भाई, और क्रिया विशेषण हो जाएगी इसमें स्थानवाचक। ठीक है। लेकिन ये स्पेशल पूछ रहा है कि किस व्याकरण कोटि से है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्रिया विशेषण पूछे तो फिर ये हो जाता ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। आगे देखिए, मृग नेत्र में कर्मधारय समास है, तो मृग लोचनी में कौन सा समास होगा? अब मृग लोचनी, मृग मतलब हिरण होता है, होती है, और लोचनी मतलब लोचन, आंखें। लोचनी का मतलब किसी विशेष महिला की तरफ इशारा कर रहा है। तो मृग के समान आँखों वाली, मृग की आँखों के समान आँखों वाली है कोई, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हो गया, जिसमें कोई अन्य पद की प्रधानता होती है। दुरात्मा शब्द में मूल उपसर्ग क्या माना जाता है? दुरात्मा, तो इसमें मूल उपसर्ग है दुर। ऑप्शन नंबर डी, दुर मतलब हलंत वाला रे। ठीक है। ये वाला हो जाएगा। और आत्मा इसमें मूल शब्द है। पार्श्विक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? पार्श्विक, तो पार्श्विक व्यंजन है ले आपका। पार्श्विक का मतलब जिह्वा जब होती है तो ले बोलते हैं, तो साइड से हवा निकलती है, साइड से हवा निकलती है, बगल से निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं पार्श्विक, मतलब पास से, मतलब हवा निकलना। रे जो है वो प्रकंपित वर्ण रहेगा। वह और ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। शैशव शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो शिशु से बना है शैशव। ठीक है। तो शिशु जातिवाचक संज्ञा और इससे बन गई भाववाचक संज्ञा शैशव। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में तक क्या है? तो तक क्या है इसमें? तो तक हो जाएगा इसमें निपात। तक, भी, ही, यही, ये सारे निपात हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? लौकिक, तो इसमें लोक जो है वो मूल शब्द है, और इसमें इक प्रत्यय जुड़ जाएगा, इक प्रत्यय। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, लौकिक बन गया ये, संसार से संबंधित।
निम्नलिखित में से अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? तो अर्धविपरीत स्वर कौन सा है इसमें? तो इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विपरीत संवरित, ये सारे। आगे देखिए, वधोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधोत्सव, तो इसका हो जाएगा वधु प्लस उत्सव, और ये दीर्घ संधि की श्रेणी में चला जाएगा, जो कि स्वर संधि का एक पार्ट है, उपभेद है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, वधु प्लस उत्सव। आगे देखिए, अन्वित शब्द का सही अर्थ और संधि रूप क्या है? तो अन्वित, इसका अर्थ इसने ये पूछ रखा है, विच्छेद पूछ रखा है, और विच्छेद और संधि, तो इसका वैसे बता दूं मैं आपको, अनु प्लस इत, ये इसका विच्छेद हो जाएगा, और ये यण संधि की श्रेणी में है। यण संधि जो स्वर संधि का एक उपभेद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो कौन सा इसमें? अनुपलसित पहला ही है, यण संधि वाला। ठीक है, वह आया हो, वाक्य किस काल का उदाहरण है? वह आया हो, तो किसका है ये? संदिग्ध वर्तमान काल का है ये। ठीक है ना, वह आया हो, तो इसमें संदेह जताया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अट्टालिका का सही तद्भव रूप क्या है? अट्टालिका, अट्टालिका तत्सम शब्द है, और इसका हो जाएगा अटारी। क्या हो जाएगा? अटारी, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। कृत्य और कीर्ति का सही युग्म शब्द अर्थ क्या है? कृत्य और कीर्ति, तो कृत्य का हो जाएगा, होता है काम या कर्म, और कीर्ति होती है यश, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे देखिए, पावक में अयादि संधि है, इसका सही विच्छेद चुनिए। संधि का नाम तो इसने बता रखा है, स्वर संधि का जो पार्ट है, इसका विच्छेद पूछ रखा है, तो इसका विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अक, ऑप्शन नंबर 2, कि ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ का औ बन जाता है, और औ का बन जाएगा आव। ठीक है, तो यहाँ पे औ है, यहाँ पे यदि होता पवन, पवन होता तो पो प्लस अन हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। जो मापा न जास के वाक्यांश के लिए कठिन शब्द क्या होगा? तो अप्रिमेय, मापित, अप्रिमित हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी, अप्रिमित। ठीक है, आगे देखिए, जागृति का सही विलोम क्या होगा? तो जागृति मतलब जागने से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा सुसुप्ति, और सुसुप्ति में कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, ये व्याकरणिक कोटि के द्वारा गलत है बी ऑप्शन, क्योंकि इस सु प्लस सुक्ति, तो क्या होगा कि जब ये किसी भी स्वर से पहले क्या हो, ये से हो, तो क्या हो जाएगा? ये प वाला से बन जाएगा, सुसुप्ति। इंद्र वज्रा छंद किस प्रकार का छंद है? तो ये किस प्रकार का छंद है? ये वर्णिक छंद है, और सम छंद रहेगा ये। ठीक है ना, सम छंद रहेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अनुप्रास अलंकार है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? वृत्यानुप्रास हो जाएगा इसमें, वृत्यानुप्रास, कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती हो जहाँ पे, तो ये इसका अलंकार का भेद पूछ रखा है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, ये छेकानुप्रास, वृत्या लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास, और एक होता है अंत्यारंभ अनुप्रास, एक इसमें दे नहीं रखा, वो होता है अंत्यारंभ अनुप्रास। ठीक है ना, तो ये 5 भेद होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उन्मत्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उन्मत्त। तो इसमें हो जाएगा उत प्लस मत, उत प्लस मत हो जाएगा इसमें। ठीक है, नियम कौन सा लागू हुआ? नियम ये लागू होता है, वैसे संधि भी है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है ये, कि किसी भी प्रथम वर्ण के बाद यदि मैं या न हो तो वो उसका क्या बन जाएगा? अपने से पांचवा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो तय का क्या होता है? पंचम वर्ण न होता है, तो इसमें उत उपसर्ग हो जाएगा। और संधि पूछे इसमें संधि, तो व्यंजन संधि बता देना, व्यंजन। दोस्तों अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। खग कुल कुल सा बोल रहा, इस पंक्ति में कुल कुल में कौन सा अलंकार है? तो देखो इसमें खग कुल कुल सा बोल रहा, तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा यहाँ पे, पुनरुक्ति प्रकाश। वैसे यमक भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन यमक के यहाँ कुल एक परिवार होता है, कुल एक किनारा होता है, तो पक्षियों का जो परिवार है वो किनारे पर बोल रहा। यमक भी हो सकता है, इसमें दोनों हो सकते हैं भाई, ठीक है ना, दोनों ही इसमें हो सकते हैं, तो देख लेना। आगे देखो, अधम का सही विलोम शब्द क्या होता है? अधम, तो अधम का मतलब होता है बिल्कुल गिरा हुआ, और इसका हो जाएगा उत्तम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है इसकी? तो भरत मुनि के रसों की इसकी संख्या हो जाएगी आपकी 10। ठीक है ना, 10 हो जाएगी। कहीं निश्चित नहीं है, कहीं कहीं 9 भी दिखा रखी है, लेकिन 10 ही कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इसमें निश्चितता नहीं है प्रश्न में भाई। यह काम मैं आप ही कर लूँगा, यहाँ आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप ही कर लूँगा, तो इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी नहीं, ये निजवाचक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, चील, सरसों, माधुर्य। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो हो जाएगा क्या? पुल्लिंग। माधुर्य एक गुण है, ठीक है ना। कढ़ी, कढ़ी अच्छी बनी है। चील, चील आकाश में उड़ रही है। सरसों पक गई है, ठीक है ना। लिंग की पहचान करने का सबसे तरीका यही है कि जो पूछ रखा है उसको बेस बना के उसका वाक्य बना लो, ठीक है। जैसे कई बार आता है कि छत कौन सी है, कौन सा लिंग है, तो छत कई बार कंफ्यूज होता है, तो उसमें क्या करोगे? उस कमरे की छत नीची है, ऐसी थोड़ी बोलेंगे उस कमरे का छत नीचा है। तो उसका सही ये तरीका यही है कि उसको वाक्य में डाल के देख लो उस शब्द को। तो इसमें माधुर्य पुल्लिंग है, बाकी और सारे स्त्रीलिंग हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, वह निबंध लिखता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वह निबंध लिखता है। यहाँ पे निबंध कर्म है। साध्वी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो साध्वी का हो जाएगा साधु, ऑप्शन नंबर ए। तरणी और तरणी देखो कितनी बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, युगम अर्थ। तो तरणी जहाँ कई बार हो चुका है इस पे डिस्कस। तो अणय को छोटी मात्रा होती है वो तो हो जाएगा सूर्य, और अणय को बड़ी मात्रा होती है वो चला जाएगा फिर कौन सा? नाव, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य और नाव। आंखें फेर लेना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? तो आंखें फेर लेना इसका हो जाएगा उदासीन हो जाना, प्रतिकूल होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके ध्वन्यालोक के रचयिता है आनंद वर्धन, ऑप्शन नंबर बी।
कुछ बीच बीच में दोस्तों लिटरेचर के प्रश्न भी आज। शशांक शब्द किसका पर्यायवाची है? तो शशांक ये है चंद्रमा का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रमा का है ये। आगे देखिए, वाक्य क्या उद्देश्य है और विधेय किसके अंग होते हैं? तो ये किसके होते हैं? ये सभी को ही पता है, वाक्य के होते हैं। ये वाक्य के होते हैं, ये दो अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा, तो इसका हो जाएगा क्या? यश है प्लस दा। ठीक है, विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में क्या हो? घोषवर्ण हो, तो विसर्गों का ओ बन जाएगा, यशोदा। तो यश है प्लस दा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दामिनी है बिजली का, दामिनी बिजली का है। चपला, दामिनी, तड़ित, ये सारे बिजली के हैं। वक्रोक्ति जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य कुंतक ने, ऑप्शन नंबर बी। जो लिटरेचर के प्रश्न है वो अच्छे हैं भाई। वह मेरी कार है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, तो ये संज्ञा से पहले आया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। यदि ये होता कि वह मेरी कार है तो होता निश्चयवाचक सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो संज्ञा से पहले आकर उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता हो, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतगयंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें जो है 23 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, ये सवैया छंद है, उसका एक भेद है मतयंद, तो इसमें 23 वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सवैया छंद का भेद है ये। दसम रस किसे माना गया है? तो ये वात्सल्य रस को माना गया है, ऑप्शन नंबर बी। दसवां रस वात्सल्य रस को माना गया है। चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका इस प्रकार का एक पहले भी आया था, तो इसका हो जाएगा चित प्लस में। ठीक है ना, वही नियम लागू होगा इस पे। यदि किसी वर्ण के पहले वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई मैं या न हो तो उसका अपने से पंचम वर्ण बन जाएगा, पहले का वर्ण का। तो तय का पांचवा वर्ण क्या होता है? न होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा चिन्ह में बन गया, तो चित प्लस में, ऑप्शन नंबर बी। नील कमल में कौन सा समास है? तो नीला है जो कमल, विशेष्य विशेषण का बोध हुआ यहाँ पे, तो इसमें बन जाएगा आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। अनेकार्थक शब्द कनक का एक अर्थ धतूरा है, दूसरा अर्थ क्या होता है? तो कनक कनक ते शोकनी मादकता अधिकाय, ये एक यमक अलंकार की अच्छी उक्ति है, तो अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये इसमें हो जाएगा, एक का हो जाएगा सोना, और गेहूँ भी होता है वैसे। ठीक है, गेहूँ भी होता है और पलाश भी होता है भाई कई जगह, तो ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे ये। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे तीन। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसमें अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, एक तो ये बन जाएगा, और 8 अध्याय हैं जिसमें अर्थात वह ग्रंथ, तो इसमें दोनों ही समास बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, संदर्भ के अनुसार। ठीक है ना, संदर्भ के अनुसार दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है श्रेष्ठ, और अपकर्ष का मतलब होता है अवनति की तरफ ले जाया हुआ। खड़ी बोली का कौरवी नाम किसने दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यान ने। ठीक है ना, ये कुरु जनपद की भाषा के कारण जो है कौरवी नाम इसे दिया गया, तो
तो राहुल सांकृत्यान ने इसको दिया था, ऑप्शन नंबर बी। श्रुति विनार्थक शब्द अली और आली का क्या अर्थ है? तो अली जो है इसका तो हो जाएगा आपका भोरा, और आली का हो जाएगा सखी। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पहला। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों तो गबार हो गया, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि अनेक का बहुवचन होता ही नहीं है, अनेक अपने आप में बहुवचन है एक का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अमर्ष क्या है? तो क्या है अमर्ष? तो ये एक संचारी भाव है अमर्ष। ठीक है ना? कौन सा भाव होता है ये? जो कोई विरोधी होता है उसके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव रखना, उसको बोलते हैं अमर्ष। ठीक है ना? तो ये संचारी भाव है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। और आज का ये आखिरी प्रश्न हिंदी वाले पार्ट का, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, अत्यंत अनुभवी या चतुर होना। ठीक है, अब दोस्तों करेंगे हरियाणा जीके के प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो हरियाणा जीके में आज कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक रहेगा, जो कि अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न उठता ही उठता है हर बार। तो यहाँ मूर्तिकला एवं चित्रकला देखिए, पहला प्रश्न क्या है? स्थल बोर पेंटिंग खालिस्तान शैली की है, तो ये राजपूत शैली का हो जाएगा, राजपूत शैली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका विस्तार देखिए, स्थल बोहर चित्र हरियाणा में राजपूत चित्र शैली की पेंटिंग है, जो मुख्य रूप से पंचकूला और पिंजौर के शिव मंदिरों, किलायत के कपिल मंदिर, पिंजौर के रंग महल की दीवारों आदि में देखा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हैं, धर्मशाला की दीवारों पर, प्रवेश द्वार पर, मंदिरों की दीवार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। राजपूत शैली चित्रकला का एक विषय है, तो क्या है ये सभी ही हैं, रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण का जीवन। इसका विस्तार देखिए, राजपूत शैली चित्रकला का विषय रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण का जीवन, ये सभी हैं। यह शैली विशुद्ध हिंदू परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद है पुरातत्व व संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय नहीं, इससे पहले प्रश्न शायद और भी रह गया। हाँ, ये देखो, खालिस्तान गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, तो कौन सा है ये उर्वशी संग्रहालय, उर्वशी संग्रहालय है, जो गुरुग्राम में है। यहाँ पर मूर्तिकला, संगीत, वाद्य यंत्र और हस्तशिल्प के माध्यम से खूबसूरती से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहते हैं फेरी क्वीन। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, फेरी क्वीन नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसका विस्तार देखिए, सबसे पुरानी चालू आज भी लोकोमोटिव है, जिसे फेरी क्वीन के नाम से जानते हैं। यह इंजन 1855 में बनाया गया था। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा मार्च 2000 में से हेरिटेज अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। उसके बाद है हरियाणा के किले, दुर्ग और महल। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था, तो कौन सा था वो हिसार में बनवाया था।
ठीक है ना, हिसार में। इसका थोड़ा विस्तार देखो। 1354 में हिसार नामक की स्थापना की थी। हिसार अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किला। वह शहर जिसे हम हिसार के नाम से जानते हैं मूल रूप से हिसार फिरोजा, हिसार है फिरोजा है, दूसरे शब्दों में हिसार का किला कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे। कन्नौज का किला कहाँ है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है महेंद्रगढ़ में कन्नौज का किला। आगे देखो, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है, तो गोहाना हरियाणा के सोनीपत में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और बहादुरगढ़ किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो महम किला ये रोहतक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है, तो माधोगढ़ का जो किला है वो महेंद्रगढ़ में है, जिसका यह है महाराजा स्वाई, इसका निर्माण महाराजा स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था 1739 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। राजा नाहर सिंह के पूर्वजों ने। असीगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो ये है हांसी में। असीगढ़ जो है मतलब असी से हांसी बना है ये। महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है किसका है, तो ये राजपूत चित्रकारी का। ठीक है, राजपूत चित्रकारी जो है महाराजा तेज सिंह के महल में की गई है और गुरुग्राम में स्थित है ये। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था ये, देखो तो ये करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, और इसका पुनर्निर्माण जॉर्ज थॉमस द्वारा करवाया गया था, जॉर्ज थॉमस द्वारा करवाया गया था। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया था, तो ये उसमें से वैसे तो कोई भी नहीं है, ये कानोडिया के नाम से था पहले इसमें, तो इसका जो निर्माण था वो त्याता टोपे ने करवाया था। हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ है, ये दोबारा से आ गया, तो ये हांसी में है। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, तो ये अभी आया था बहादुरगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल यहाँ पर स्थित है, कहाँ है ये, तो ये है होडल में, ऑप्शन नंबर डी। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला है, तो ये बल्लभगढ़ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है, तो ये महेंद्रगढ़ में है। देखो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न बार बार, महेंद्रगढ़ जिले में है ये। हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है, तो ये है गुरुग्राम में। ठीक है, और 1711 ईस्वी में फौजदार खान द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने, जो अभी आया था पीछे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था, तो यह हांसी को बनाया था, हांसी का दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल यहाँ पर स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होडल में किशोरी महल। देखो इसका विस्तार, यह पलवल जिले के होडल में स्थित। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में 1754 से 64 में करवाया था। इस महल की 12 खंबा स्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला है, तो ये कितनी बार पूछ लिया, ये बल्लभगढ़ में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना
मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।